मैं सुशील कुमार चतुर्वेदी, निदेशक शोध के रूप में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में कार्यरत हूँ। और यहाँ जो आज का ये प्रोग्राम है ये श्री अन्न के ऊपर है और इसको हम राष्ट्रीय संगोष्ठी के रूप में देख रहे हैं। तो इसमें हमारा मुख्य रूप से उद्देश्य है कि शोध में हमें क्या आवश्यकताएँ हैं, दूसरा हमारा जो तकनीकियाँ हैं जो किसानों के पास पहुँचनी है जिनसे उनकी आय बढ़े, तीसरा यह है कि देश में इसका प्रचार प्रसार हो, क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि इसमें पोषक तत्व भरपूर है और ऐसा नहीं है कि ये नए हैं। श्री अन्न हम अगर बात करें तो हज़ारों साल से जानते हैं, ऐसा नहीं है 10-20 साल की बात है और इनको हम हमेशा से जानते हैं और ये पौष्टिक रूप से महत्वपूर्ण थे। जब हम भोजन करते थे तो मिलेट्स के जरूर उसमें होता था। जैसे हम बात करें अगर अपने मध्य भारत की, जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड है, इसमें हम बाजरा की रोटी कम से कम 3 महीने खाते थे, सावा की खीर भी खाते थे और हम अगर बात करें तो कोदों भी खाते थे, थोड़ा से हम ज्वार का भी कभी कभी दलिया बना के ज्वार भी खाते थे। तो ये सभी हमारे भोजन के आवश्यक अंग थे और इनमें से जो हमारा तमाम जो मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, इनकी पूर्ति होती थी। फाइबर बहुत अच्छा होता था, जो ख़ास तौर से जो हमारा जो बच्चों को कभी कभी पेट दर्द होता था तो जब इसमें फाइबर होता था तो फाइबर की वजह से जो हमारा इंटेस्टाइन थी उसका भी ठीक था, पाचन इसका अच्छे से होता था। एक तो ये था। अब शोध की जब बात आती है तो इनमें सबसे बढ़िया बात है कि कम पानी में भी हो जाती है। अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो दोबारा ये रिजुबिनेट कर जाती है, यानी कि दोबारा गिरने के बाद भी खड़ी होती है। तो हमारा जो भी मिलेट्स हैं उनमें हम बात करें तो जो अधिक तापमान की बात करें, अधिक बरसात की बात करें, कम बरसात की बात करें, हर उसके लिए ये ढलने में सक्षम है। जब ये जलवायु के हिसाब से ठीक है तो स्वाभाविक रूप से इनकी जो पैदावार है अच्छी होगी। दूसरा यह है कि शोध की अगर बात है तो ये जो गिरने की प्रवृत्ति है इसकी, कि ज़्यादा बारिश हो जाती है तो लॉजिंग जिसको हम लोग कहते हैं, और गिर जाती है फसल, तो फसल गिरे नहीं इसके लिए कार्य करना है। दूसरा, अगर ज़्यादा बरसात हो जाए बीच में या सूखा पड़ जाए, इस पर थोड़े से कार्य करने की ज़रूरत है। और तीसरा हमारा इसकी प्रायोरिटी है कि इसमें जब तापमान बढ़ जाता है, कभी बीच में बढ़ जाता है, जुलाई में बढ़ जाता है, जब बुआई के बाद बढ़ जाता है अगस्त में, तो उस समय कभी कभी बढ़वार रुक जाती है, तो वो भी बढ़वार होती रहे। अगर मैं उत्तर प्रदेश में बात करूं तो पहले धान और कुटकी और ये सब मिला के करते थे और बाद में हम धान काट लेते थे तो कुटकी हो जाती थी, जो खास तौर से ऊपरी खेत थे जिनमें बारिश नहीं का पानी नहीं भर जाता। तो आज भी अगर मैं बात करूं तो शोध की इसमें बहुत आवश्यकता है। दूसरी बात है कि जो हमारे किसान भाई हैं, चूँकि पहले भी ये करते रहे, अब दोबारा उन्नतशील प्रजातियों को देने की ज़रूरत है। और उन्नतशील प्रजातियों के साथ साथ किसान भाइयों को एक बताने की ज़रूरत है कि जब हम खरपतवार इसमें बहुत होते हैं तो खरपतवार और घास में अंतर करना मुश्किल होता है। इसके लिए विश्वविद्यालय ने अभी खरपतवार नाशी की भी बात की है और मुझे लगता है कि 1-2 वर्ष अगले वर्ष तक हम लोग खरपतवार नाशी की बात करेंगे। अगर खरपतवार जैसे वाकई में धान में है, मक्का में है, गेहूं में, सभी फसलों में खरपतवार नाशी का उपयोग करते हैं तो साधारण रूप से हमें उनका उपयोग करने की ज़रूरत पड़ेगी। और उसको करने से जो हमारे जो तमाम जो भूमि में जो हमारे तत्व हैं वो जो हमारे खरपतवार हैं उनको चले जाते हैं तो उनमें नहीं जाएंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि भरपूर जो हम खाद डाल रहे हैं, जो भी उसमें तत्व हैं भूमि के, वो हमारी फसल के काम आएंगे, तो फसल की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। और मुझे कोई इसमें शंका नहीं है कि अगर जो हम श्री अन्न की खेती को बढ़ावा दें तो कोई कारण नहीं कि किसान की आमदनी ना बढ़े। बस केवल ध्यान रखने की बात यह है कि जहाँ थोड़ा जल भराव कम होता है वहाँ हम इसकी खेती करें। दूसरा, जो पॉलिसी की बात आती है उस पर थोड़ा सा हमें कार्य करने की ज़रूरत है कि जो क्लस्टर में हम किसानों के पास जाएं, एक क्लस्टर बनाएं, उस क्लस्टर में हम प्रोसेसिंग के लिए, ख़ास तौर से इसकी मड़ाई के लिए हमें व्यवस्था करने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों ही सजग हैं और उत्तर प्रदेश सरकार तो जो मशीनरी है उसके लिए भी तमाम अनुदान दे रही है कि अगर किसान भाई चाहें तो खुद खरीद सकते हैं, नहीं तो क्लस्टर में हम एफपीओ के थ्रू उनको प्रमोट करने की बात करते हैं। तो क्या जो इसमें शोध की बात है और जो तकनीकी पहले से उपलब्ध है, ये अगर हम किसानों के यहाँ ले जाएंगे तो कोई कारण नहीं है कि भारत ही नहीं विश्व में भी श्री अन्न को हम अच्छी तरह से स्थापित कर सकते हैं। हम श्री अन्न को इस समय बाहर भी भेजने की बात कर रहे हैं, कुछ देशों में हमने अभी निर्यात करने की भी बात की है। तो मुझे कोई उसमें नहीं लग रहा है कि ऐसा कोई समस्या है। और जो 2 दिवसीय कार्यक्रम हो रहा है इसमें तमाम व्यंजन की बात भी आई है। जो हमारे किसान भाई थे और भी जो हमारे यहाँ इसके प्रतिभागी थे, उन सभी लोगों ने जो श्री अन्न से बने हुए व्यंजन थे उनका भी मजा लिया है और उनको ये लगा कि नहीं, ये एक अच्छा
एक प्रयोग हो सकता है कि हम श्री अन्न के जो रेडी टू ईट फूड की बात करते हैं, पैकेज में आपके बिस्किट्स आ रहे हैं, नमकीन बन रहे हैं, तमाम जो बन रहे हैं, ये जब उत्पाद बनेंगे तो किसानों को भी फ़ायदा होगा, एफपीओ को भी फ़ायदा होगा, इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होगा और जनमानस का जो स्वास्थ्य है वो अवश्य अच्छा होगा। तो इसी पर ये जो राष्ट्रीय हमारा जो कंसल्टेशन मीट है ये 2 दिन की चल रही है। धन्यवाद। त्रिवेदी जी, हम ये समझे हैं मोटे तौर में कि अगर आप श्री अन्न का प्रयोग करते हैं तो आप स्वास्थ्य भी और स्वाद भी दोनों आपको मिलेंगे। बिल्कुल, स्वाद भी मिलेगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और सबसे बड़ी बात है कि जिस खेती में हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारी पड़ती रह जाती खास तौर से खरीफ के मौसम में, बुंदेलखंड में खास तौर से, उसमें हम अगर बात करेंगे तो श्री अन्न की खेती बहुत अच्छे से की जाती है, क्योंकि हम परंपरागत रूप से इसकी खेती करते रहे। विगत वर्षों में पैसा कम मिला तो स्वाभाविक रूप से आर्थिक हो गए, तो अगर पैसा नहीं मिलेगा तो किसान भाई नहीं करेंगे। लेकिन अभी प्रदेश सरकार और देश में इसके खरीद की बात भी हुई है, तो एमएसपी पे जो हम खरीद करेंगे तो ये बहुत एक अच्छी फसल है। बताया कि कोई 2400 से 2500 रुपये प्रति कुंतल की दर से हम खरीद रहे हैं, तो अगर 2425 रुपये प्रति कुंतल दर से खरीदेंगे तो किसान भाइयों को स्वाभाविक रूप से इसकी लागत कम है तो लाभ अवश्य होगा। ये एकदम पक्का है। श्री अन्न का भविष्य आप कैसा देखते हैं? बिल्कुल, जो श्री अन्न का भविष्य है, मैंने कहा कि चूँकि क्लाइमेट रेजिलेंस है इसमें, यानी कि जो जलवायु परिवर्तन है उसके लिए भी ठीक है, मानव स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है, और साथ में जो इसका चारा है वो भी न्यूट्रिशियस है, उसको भी हम पशुओं को भी खिला सकते हैं। और जिस प्रति भूमि में इसमें कर रहा है, जिसमें खरीफ में फसल नहीं होती है, जिसको हम खरीफ फैलो कहते हैं, क्योंकि उसमें करना है तो स्वाभाविक रूप से क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। और जब एक अतिरिक्त फसल मिलेगी खरीफ सीजन में खास तौर से अपने बुंदेलखंड में किसानों को, तो कोई कारण नहीं कि उनकी आय न बढ़े। तो सभी के लिए एक अच्छा एक पहल है और भविष्य इसका बहुत उज्ज्वल है। वेदांत भक्ति चैनल से बात करने के लिए सर आपको धन्यवाद। धन्यवाद।